हमारे साथ मौजूद हैं दलित पिछड़ा वर्ग समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या इनकी सोच है और क्या दृष्टिकोण है। जी देखिए, ऐसा है, आपने देखा अभी 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने आंदोलन किया। रामभद्राचार्य नाम के किसी तथाकथित संत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के खिलाफ बोला था, तो हमने आंदोलन किया और मांग की थी कि उनके खिलाफ एफआईआर हो। आज ही हमारे साथियों ने, नेताओं ने सीएसपी वगैरह से, सब अधिकारियों से बातचीत की, अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। इसलिए हम पुनः आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और पुलिस कमिश्नर से ये अपेक्षा की है कि या तो 1 हफ्ते के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा फिर हम सड़कों पर उतर के और बड़ा उग्र प्रदर्शन करने जा रहे हैं। एक मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा, एक और घटनाक्रम आज हुआ है। ओबीसी के आरक्षण को लेके आज से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी प्रायोरिटीज पे, और डेली उसकी सुनवाई करके उसको वो खत्म करने वाले थे, उसमें डिसीजन देने वाले थे। लेकिन फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने, उस सरकार ने जिसके मुखिया स्वयं पिछड़ा वर्ग के हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, फिर मध्य प्रदेश की सरकार की कमी के कारण तारीख बढ़ के 8 हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मेरी ही जाति समाज के हो, ओबीसी वर्ग के हो, आपने बड़े दावे के साथ कहा, बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां इसके आशा में है कि 27% आरक्षण लागू हो, 13% का होल्ड हटे। 13% का होल्ड हटे, इसकी उम्मीद में हजारों लोग बैठे हुए, अभ्यर्थी बैठे हुए, बहुत सारे लोग बैठे। उम्मीद करता हूं कि 8 तारीख से कोई कमी सरकार नहीं छोड़ेगी कि फिर से कोर्ट तारीख बढ़ाए, और अगर फिर से ऐसा रुख देखने को मिलता है तो हम ये मानेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी कीमत पे आरक्षण देना नहीं चाहती ओबीसी को, तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे और लाखों को लोगों को लाके भोपाल में मुख्यमंत्री को घेरने का काम करेंगे। ये हमारी योजना है। जी, आदरणीय, धार्मिक समरसता की बात करें, लगातार हम देखते हैं कि नेता हुए अनर्गल बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, उनको लेकर आप, क्योंकि आपकी पार्टी पे सभी धर्म जाति के लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, हमारा संगठन सामाजिक न्याय की बात करता है। हमारे जो आदर्श पुरुष हैं, चाहे महात्मा ज्योतिबा फुले हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे साहू जी महाराज हों, और चाहे मुलायम सिंह जी से लेके, कांसीराम साहब से लेके, पेरियार से लेके, जो भी हमारे महापुरुष हैं, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। इस देश के अंदर अभी अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो सामाजिक समानता की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता तो तब बनेगी ठीक से जब सामाजिक समानता आएगी, सबको हक अधिकार बराबरी से मिल पाएंगे। और जब बराबरी से मिलने की बात आती है तो हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर बात यह भी शुरू हो जाती है कि एससी के भाइयों को 16% आरक्षण मिल रहा है, उनकी संख्या 16% मध्य प्रदेश में है। एसटी के भाई बहनों को 20% मिल रहा है क्योंकि उनकी आबादी 20 है। हमारी आबादी 52% है, उसके बाद हमको 14% की भीख दी जा रही है। मैं ऐसे नेता और ऐसे संतों का विरोध करता हूं जो समाज के अंदर विखंडन करके, समाज के टुकड़े टुकड़े करके, उनको 100 भागों में बांट के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता तभी संभव है देश के अंदर जब सबको बराबरी का सम्मान और बराबरी का हक मिलेगा। वो हमारी लड़ाई है। और इसीलिए हमने रामभद्राचार्य हो, एक कोई धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उन्हीं के शिष्य हैं, वो कह रहे हैं हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मानव राष्ट्र बनाओ, मानवता का राष्ट्र बनाओ, एक दूसरे से के साथ प्रेम से रहो। भारत की गंगा जमनी तहजीब शुरू से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा इस देश ने दिया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और उसको तोड़ के कि नहीं, हमको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, मुसलमानों को अलग नजर से देखेंगे, महिलाओं को अलग नजर से देखेंगे। ये इस तरीके के जितने भी संत हैं, चाहे रामभद्राचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र हो, चाहे वो कोई अनुराधाचार्य है, कोई एक सीहोर के रहने वाले हैं प्रदीप मिश्रा, ये सारे लोगों का हम इसीलिए विरोध करते हैं कि अगर आप जिस कैटेगरी में बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप क्या नफरत फैलाओगे? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर संविधान को ना मानने की बात करोगे? अगर इतनी ही हिम्मत है तो कह दे हम नहीं मानते संविधान को। और रामभद्राचार्य ने कहा हम सड़कों पर उतर गए, ये संत भी कह दे। जो आडंबर की दुकानें लगा के बैठे हैं, हम इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे।
और आंदोलन से भी अगर सरकार ने नहीं सुनी, जैसे रामभद्राचार्य पे एफआईआर नहीं हुई इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो कहते हैं नरेंद्र मोदी हमारे दोस्त। कोर्ट जिंदा है, हमारे पास रिसीविंग है उस दिन के आंदोलन प्रदर्शन की। हम जाके कोर्ट में जो आवेदन हमने दिया था पुलिस को, वो कोर्ट में ले जाके खड़े होंगे, प्रमाण देंगे और उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। ऐसे लोगों को हमारा संगठन सबक सिखाएगा। राजनेताओं को जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन पर जब बात की जाती है उन पर बात नहीं करते हैं। जगह जगह देखें सड़कें किस तरीके से खराब हो रही हैं, पानी की व्यवस्था या फिर बिजली की। अभी स्मार्ट मीटर को लेकर सभी लोग परेशान हैं, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो चाहे स्मार्ट मीटर की समस्या हो, चाहे जाति प्रमाण की समस्या हो, जो भोपाल में अक्सर देखने को मिल रही, पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, इस तरह की समस्याएं सीधी जनता से जिनका सरोकार है, उसमें जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी से काम करें। लेकिन जनप्रतिनिधि बहुत अभिमान में, घमंड में चूर है। जब किसी भी एक दल की सत्ता लगातार बनती है तो कुछ गैंग बन जाते हैं, उसमें नेता शामिल होते हैं, उसमें बड़े बड़े माफिया शामिल हो जाते हैं। भूमि का माफिया, अनाज को बेचने वाला माफिया, नंबर 2 में काम करने वाले माफिया और प्रशासन के लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। इन सबको लगता है कि हम कुछ भी करें, सरकार तो हमारी आने वाली है, और इसलिए आने वाली है कि लास्ट में हम या तो राष्ट्रवाद या धर्मवाद का मुद्दा उछाल देंगे और उसमें बहुसंख्यक लोग फिर से मूर्ख बन जाएंगे। मैं आपके माध्यम से बहुसंख्यक लोगों को भी और जिनकी संख्या कम है उनको भी मैं जागरूक होने की अपील करूंगा और ये कहूंगा कि अपने नेताओं से सवाल जवाब करना शुरू करें। अगर आपने किसी को पार्षद, एमएलए, एमपी बनाया है तो सिर्फ उसको माला लेके खड़े होना बंद करो। ये सवाल पूछना बंद करो कि हमारे मोहल्ले की सड़क खराब क्यों है, हमारे यहाँ की जो बिजली की व्यवस्था है वो खराब क्यों है, इसको कौन ठीक करेगा। जब सवाल जवाब शुरू करोगे तो नेताओं के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। एक तरफ आप 5 साल में वोट दे देते हो राष्ट्रवाद के और धर्मवाद के नाम पे, और फिर वो जब 4 बार आपको मौका मिलता है उनसे मिलने का 5 साल में, तो माला पहना के वापस आ जाते हो। जनता जवाब पूछेगी, नेता डरना शुरू करेंगे, डरेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। इसके लिए भी हमारे संगठन ने तय किया है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाएंगे, और न सिर्फ एक शहर के अंदर बल्कि हमारा संगठन तैयार हो रहा है। अभी हम लोगों ने तय किया है 4 तारीख को हमारी एक कैडर कैंप हो रहा है, और वो कैडर कैंप हमने बुलाया ही इसीलिए है कि हम पूरे प्रदेश के अंदर, कम से कम अभी जब मध्य प्रदेश में हम काम कर सकते हैं, 230 विधानसभाओं के अंदर एक अभियान चलाने वाले हैं, और वो अभियान यही है कि अधिकार को समझो, जवाब मांगो। क्या अगले चुनाव में डीपीएसएस शामिल रहेगा? देखिए, डीपीएसएस तो एक नॉन पॉलिटिकल संगठन है। मैंने पिछला चुनाव आजाद समाज पार्टी से लड़ा था। चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में बहुत विश्वास रखता हूँ। बहुत नौजवान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और मैं खुद चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा ये निर्णय तो अभी मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने ये जरूर तय किया है और हमारे साथियों ने तय किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में सिर्फ भाजपा कांग्रेस के एमएलए नहीं होंगे, अंबेडकरवादी विचारधारा के कम से कम 25 विधायक जीत के आएंगे, और फिर हम विधानसभा से लेके इनको नकेल पहलाने का काम करेंगे। जनहित के मुद्दों पे, बहुजनों के मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, अल्पसंख्यक के मुद्दे पे, गरीब के मुद्दे पे, ये जो अभी निश्चिंत होकर बैठे हैं और मनमानी चलाते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम हमारे 25 एमएलए कम से कम जीत के आएंगे और हम करेंगे। अब उसका प्लेटफॉर्म क्या होगा? निश्चित रूप से मैं आजाद समाज पार्टी में हूँ और मैं चाहता हूँ कि वही पार्टी ग्रो करे। मैं चाहता हूं अम्बेडकरवादी विचारधारा, जो कि संविधानवादी विचारधारा भी है, वो इस मध्य प्रदेश में काबिज हो। एक धर्म की जय बोलेगा और दूसरा जो है राष्ट्रवाद का नाम का नारा देगा और मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटका देगा। ये राजनीति मध्य प्रदेश में चल रही है, इसको हमको खात्मा करना है, और इसका खात्मा तभी होगा जब हमारे लोग जीत के आएंगे। वो हमारा लक्ष्य, हम जरूर करेंगे। पक्ष और विपक्ष को आपकी ओर से क्या संदेश है? मैं एक ही बात कहूंगा। सबसे पहले तो मैं सत्ता से कहूंगा, हम लोग जागरूक हो गए, समय आ गया है कि आप सुधर जाओ, सुधर के हमारे हक हमें दे दो, जनता को मूर्ख मानना बंद कर दो। नेपाल की घटना से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए सत्ता पक्ष को, खास तौर पर चाहे प्रदेश की सत्ता हो चाहे केंद्र की सत्ता हो। विपक्ष से ये कहूंगा, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो, औपचारिकता निभाना बंद करो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हाथ में 24 घंटे संविधान लेके घूमोगे, लेकिन आरक्षण का मुद्दा आएगा चुप होके बैठ जाओगे। ये जनता देख रही है। सुधरना चाहिए, दोनों को सुधरना चाहिए, और नहीं सुधरे
तो कोई बात नहीं, हम इनको सुधारेंगे। मैंने कहा 25 MLA आएंगे और हो सकता है कि सरकारी ना हमारे बगैर बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। जनता को क्या संदेश आपकी ओर से? जनता से मैं एक ही निवेदन करूंगा, मैं देखता हूं मध्य प्रदेश के अंदर बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरला की तरह राजनीतिक जागृति नहीं। आज किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आम जनता का भी ये हाल है कि मेरा क्या इससे लेना देना, कौन नेता जीत जाए कौन नहीं जीत जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब आप ऐसा सोचोगे तो आपका शोषण होगा। मैं नौजवानों से कहूंगा, खास तौर पर युवा राजनीति से बहुत दूर भागते हैं और कहते हैं राजनीति कीचड़ है। कीचड़ है तो इसको साफ कौन करेगा? है तो आपकी देश का, आपको ही साफ करना पड़ेगा। और बेहतर होगा पढ़े लिखे नौजवान लड़के काम करने वाले राजनीति में आए, लड़कियां आए। तो मैं ये कहूंगा कि राजनीति के प्रति जागरूक बनो, अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक बनो, और राजनीतिक रूप से भले ही किसी प्लेटफॉर्म पे काम करो ना करो, लेकिन राजनीतिक रूप से अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक बन जाओ। आपका शोषण होना बंद हो जाएगा। ये मेरी विनती है, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में दामोदर यादव जी, जो कि दलित पिछड़ा वर्ग समाज संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिन्होंने ये संदेश दिया है कि जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।